नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल आरोह क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आने वाले DSSB TGT म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से क्लासेस कवर कर रहे हैं। आज हमारी 10वीं क्लास होगी। इसके पहले हम 9 क्लास और एक मास्टर रिवीजन कर चुके हैं। साथियों, अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो आपने देख लिया होगा कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं राग की, तो इसके पहले हम 4 थाट की राग कवर कर चुके हैं। आज हमारी 5वीं थाट स्टार्ट होगी, थाट भैरवी, जिसमें अगर मैं बात करूं ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से तो केवल 2 ही राग है। तो आज थाट भैरवी भी हमारी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से हमारा राग वाला पार्ट 50% कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थाट भैरवी। अगर मैं थाट भैरवी की बात करूं तो इसमें लगने वाले जो स्वर होते हैं कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी, इसके अलावा सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। साथियों, राग पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दिया हूं कि मैं केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड राग आपकी करवा रहा हूं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो बस उसी के हिसाब से आपको चीज़ों को बता रहा हूं। तो चलिए, अगर मैं बात करूं राग मालकौंस की, तो रे और पा इसमें वर्जित स्वर होते हैं। मा और सा क्रमशः वादी और संवादी होते हैं। और अगर मैं इसकी जात की बात करूं, इस राग की जाति की, तो औड़ो औड़ो जाति होती है। साथियों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर सिर्फ औड़ो लिखूं तो इसका मतलब है कि वो आरोह अवरोह दोनों पर एप्लीकेबल है, राइट। और अगर मैं इसकी पहर की बात करूं तो N3 में ये गाई बजाई जाती है, रात्रि के तीसरे पहर में। अगर मैं इस राग की प्रकृति की बात करूं तो गंभीर व शांत राग है। और इस राग की जो संप्रकृति राग है वो है राग चंद्रकौंस। इस राग में, राग मालकौंस में, जो लगने वाला स्वर होता है कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी होता है। इसके अलावा सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। साथियों, अगर मैं इस राग के बारे में एडिशनली बात करूं तो इस राग के कोमल नी को अगर हम शुद्ध कर दें तो हमको राग चंद्रकौंस मिल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है। यह मींड प्रधान राग भी कहलाती है। अब अगर मैं बात करूं राग चंद्रकौंस की, तो इसमें भी रे और पा वर्जित स्वर होते हैं। मा और सा क्रमशः वादी और संवादी हैं। अगर मैं इस राग की जाति की बात करूं तो औड़ो औड़ो इसकी भी जाति है। मध्य रात्रि में यह राग गाई बजाई जाती है। चंद्रकौंस की संप्रकृति राग मालकौंस होंगी और इसमें गा और धा कोमल, ये देखिए मैं लिखा नहीं हूँ, इसमें अंडरलाइन करना भूल गया था, बट आपको बता रहा हूँ, आगे लिखा है गा और धा कोमल, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। और इस राग में भी, राग चंद्रकौंस में भी ठुमरी नहीं गाई जाती है। तो साथियों, थाट भैरवी समाप्त होता है। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से इसमें 2 ही राग थी और आज हम 50% मतलब 5 थाट पूरी तरह से कवर कर लिए हैं ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से। तो जो भी साथी अगर धीरे धीरे करके राग नहीं पढ़ रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एग्जाम में 15 क्वेश्चन के आसपास आपको सिर्फ राग से देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके से पूछेगा, तब आप वहाँ पर परेशान हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम अगला यूनिट कवर करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे वर्क कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके पहले भी हम काफ़ी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामामात्य के बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे। अगर मैं रामामात्य की बात करूं तो रामामात्य कालीनाथ के पौत्र थे। वह शासक राजराज के दरबार में शाही संगीतकार और वास्तुकार भी थे। उन्होंने खुद को अभिनव भारताचार्य और तोडलमल के रूप में वर्णित किया। रामामात्य ने स्वरमेल कलानिधि, एक्चुअली ये स्वरमेल कलानिधि होगा, एरर जहां भी है टाइपिंग मिस्टेक आप अवॉइड करेंगे, आप मेरी बात पर जाएंगे। पीडीएफ में मैं कोशिश किया करूंगा कि उसको सुधार के भेजूं, और अगर नहीं भी भेज पाता हूं तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं करेक्ट करवा देता हूं क्लास में। ओके,
तो रामामात्य जो है इनका जो ग्रंथ था स्वरमेल कलानिधि था। ओके, एक संगीत ग्रंथ की ये रचना किए थे। रामामात्य अपनी रचनाओं में स्वयं को एक लेखक और प्रसिद्ध संगीतकार कल्याप देशिका के पौत्र के रूप में संदर्भित करते हैं। अपने संगीत ग्रंथ में उन्होंने 20 रागों का वर्णन किया है, जो मुखारी और 64 ज्ञान रागों से शुरू होता है। अगर मैं इनकी योगदान की बात करूं तो अपनी रचना की शुरुआत में उन्होंने समकालीन दृश्य को दर्शाया। उनके कार्य को कर्नाटक संगीत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। वह संगीत के सिद्धांत को हल करते थे। उन्होंने 70 रागों की बात 20 प्रमुख पैमाने के अंतर्गत की थी। संगीत रत्नाकर में उन्होंने कई संगीत विधाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने फारसी प्रभाव से कर्नाटक संगीत की रक्षा की। इनके द्वारा लिखित स्वरमेल कलानिधि, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है बट आप समझेंगे बात को, स्वरमेल कलानिधि को 4 भागों में स्वरपर्ण, बिना प्रकरण, मेल प्रकरण एवं राग प्रकरण में बांटा गया है। ओके, इस पुस्तक में कुल मिलाकर 328 दोहे हैं। इनका कार्य एक अतीत विकास को दर्शाता है। इसके अंतर्गत मेल और राग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। उन्होंने जीनस के अर्थ में मेला शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने 22 मेलों को सूचीबद्ध किया था, जो स्केल नोट्स, सदजा और पंचम के स्पष्ट प्रसार पर एक अग्रणी प्रयास है। उन्होंने अपनी पुस्तक में 3 प्रकार की वीणा, सदा मेला वीणा, भद्य मेला वीणा और अच्युता राजेंद्र वीणा का उपयोग किया है। तो ये था रामामात्य जी के बारे में परिचय। अब हम बात करेंगे अहोबल जी के बारे में और उनका योगदान क्या था संगीत में, उसकी हम चर्चा करेंगे। अहोबल 17वीं शताब्दी के महान संगीतज्ञों में से एक हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि कभी कभार ऐसा सवाल आ जाता है कि अहोबल कौन सी शताब्दी में थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन संगीतज्ञ किस शताब्दी से बिलोंग करता है। ओके, तो अहोबल 17वीं शताब्दी के महान संगीतज्ञों में से एक हैं। इन्होंने अपने ज्ञान से परिचित करने के लिए विभिन्न ग्रंथों की रचना की थी। संगीत पारिजात इनमें से एक था। इसका रचना काल लगभग 1665 ईस्वी का उत्तरार्ध माना जाता है। पंडित दीनानाथ ने इसका अनुवाद फारसी में किया था। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन गया है यहाँ से कि पंडित दीनानाथ ने किसका फारसी में अनुवाद किया था, किस ग्रंथ का किया था। एक सवाल ऐसे बनेगा, तो संगीत पारिजात आपको टिक करना है, या ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि संगीत पारिजात का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो पंडित दीनानाथ ने किया था। तो साथियों, इस तरह से आपको चीज़ों को समझ के चलना है आगे। ओके, इस ग्रंथ में अनेक ऐसे रागों का वर्णन है जो कि उत्तरी भारत में तो प्रचार में नहीं है, किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। परंतु अहोबल ने अपनी पुस्तक में जिस संगीत पद्धति की विवेचना की है वह उत्तरी संगीत पद्धति की है। इस आधार पर कुछ लोगों का अनुमान है कि अहोबल वास्तव में दक्षिण के निवासी थे और उत्तर भारत में आकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अपने स्वरों की स्थापना ठीक हृदय कौतुक के अनुसार ही की है। इस प्रकार उनका शुद्ध सप्तक हमारे ठाठ की भांति है। इन्होंने शुद्ध विकृत कुल मिलाकर 29 स्वर बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट क्लास में मैं कराया भी था। ओके, तो इस बात को आप समझेंगे। उन्होंने अपने रागों का वर्गीकरण ठाठों में किया है। इस ग्रंथ में लगभग 22 रागों का वर्णन मिलता है। कितने रागों का वर्णन मिलता है? 22 रागों का। प्रत्येक राग में लगने वाले स्वर की आरोही, अवरोही तथा ग्रह, न्यास और मूर्छना के स्वरों का वर्णन प्राप्त होता है। उनका कहना है कि जहां उन्होंने न्यास और अंश स्वर का उल्लेख नहीं किया है वहां इन स्वरों के स्थान पर षड्ज को ही मानना चाहिए। जिस स्वर समूह से राग प्रारंभ होते हैं उसे उद्ग्राह कारक तान कहा है। ओके, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस स्वर समूह से राग प्रारंभ होते हैं उसे उद्ग्राह कारक तान कहा गया है। इस प्रकार की उद्ग्राह कारक तान प्रत्येक राग की परिभाषा के बाद में दी गई है। अब चलिए इनका योगदान देखते हैं। संगीत पारिजात ग्रंथ पंडित अहोबल की रचना है।
संगीत क्षेत्र में इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण माना गया है। इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया गया है। तो संगीत पारिजात के किस श्लोक में मंगलाचरण किया गया है? समझ रहे हैं? तो आप बताएंगे कि प्रथम श्लोक में ही मंगलाचरण किया गया है संगीत पारिजात में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित अहोबल ने रागों का थाटों के अंतर्गत वर्गीकरण नहीं किया, परंतु कहीं कहीं थाटों के नाम भी दिए हैं। इसमें 122 रागों का वर्णन है। जिस स्वर समूह से राग प्रारंभ होता है उसे उद्याहतान कहा है। प्रत्येक राग का वर्णन करते समय पंडित अहोबल में उसमें लगने वाले स्वरों, आरोही, अवरोही, ग्रह, न्यास और मूर्छना के स्वरों का वर्णन किया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम वीणा के तार पर स्वर स्थापना प्रणाली की गणितीय व्यवस्था की थी या व्याख्या की थी। ओके, इन्होंने कुछ नवीन रागों का नामोल्लेख किया था जिन्हें परवर्ती वेंकटमुखी ने स्वर उद्भावित कहा है। क्या बोला है? स्वर उद्भावित कहा है। संगीत पारिजात में धनाश्री को शुद्ध मेल से उत्पन्न ऋषभ, धैवत, वर्जित, आरोही, रागिनी वर्णित किया गया है। पारिजात की मूर्छना प्रत्येक राग के स्वर कर्ण की प्रथम तान मात्र है। शास्त्रकारों का मत है कि इस ग्रंथ की रचना मान सिंह तोमर के पश्चात हुई, क्योंकि अहोबल ने अपने ग्रंथ में ध्रुपद की भाषा को उत्तर भारतीय बताया है। तो अहोबल ने अपने ग्रंथ में ध्रुपद की भाषा को क्या बताया है? उत्तर भारतीय बताया है। साथियों, ये छोटी छोटी बातें क्या है ना, एग्जाम में क्वेश्चन का रूप ले लेती हैं, तो आपको समझते हुए चलना है। इस प्रकार अहोबल ने वीणा की तार लंबाई तथा स्वर के शुद्ध रूप, विकृत रूपों का वर्णन पूर्ण तरीके से किया है। तो ये था हमारा वह कंट्रीब्यूशन। ओके, पंडित राम सहाय जी मिश्र, एक जीवन परिचय भी हम करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हम जीवन परिचय वाली यूनिट भी बड़े अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं याद, तब आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। जो मैं आपको बताया हूँ कि म्यूज़िक में 70 to 75 स्कोरिंग होगा, एवरेज मार्किंग 182 लोगों का जिनको जॉब लेनी है। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी रेस से तो बाहर हैं। अगर आपका 183rd नंबर भी आ गया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, इस बात को दिमाग में बैठा लेना, ठीक है? तो बड़ी ही जिम्मेदारी से पढ़ाई करिए, अदरवाइज जॉब तो नहीं मिलेगी। और अगर जॉब लेनी है तो बड़े ही प्यार से धीरे धीरे करके चीज़ों को आप करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तबला वादन की कला में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने वाले, तबला का नया इतिहास रचने वाले, तबला की मुख्य धारा को एक नई दिशा देने वाले और भरने वाले, इसमें विभिन्न रंग तथा पहुंचाने वाले सफलता के शिखर तक पंडित राम सहाय जी के उल्लेख के बिना तबला का इतिहास अधूरा रहता है। साथियों, आपको पता ही है कि इनके बारे में बड़े अच्छे से बताया हूँ। बनारस घराने के प्रवर्तक थे। पंडित राम सहाय के जन्म काल में विषय में विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। फिर भी ऐतिहासिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि सन 1797 में इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित प्रकाश महाराज था। इनके पूर्वज मूलतः जौनपुर जनपद के ग्राम गोपालापुरा के निवासी और उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, जिनका कार्य था संगीत के माध्यम से पौराणिक आख्यानों का गायन। संगीत के संस्कार इन्हें यहीं से मिले। इनकी विशेष रुचि तबले में थी, अतः अपने पिता और चाचा का तबला ये घंटों बजाते रहते थे। कठिन रियाज के फलस्वरूप राम सहाय 9-10 वर्ष की उम्र में ही किसी कुशल तबला वादक के समान सिद्धहस्त हो गए, अतः इनके तबला वादन की चर्चा यत्र तत्र होने लगी। एक संगीत सभा में इनका वादन लखनऊ घराने की उस्ताद मोदू खां ने सुना और इन्हें अपनी शागिर्दी में लेने की इच्छा इनके पिता से प्रकट की। पिता पुत्र की रुचि से परिचित थे। वह जानते थे कि उनका पुत्र स्वयं को पौराणिक आख्यानों के गायन तक ही सीमित रखने वाला नहीं है, अतः उन्होंने पुत्र को सहर्ष उस्ताद मोदू खान की शिष्यता में सौंप दिया। इस घटना का हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों द्वारा व्यापक विरोध हुआ, लेकिन गुरु और शिष्य दोनों ही इस निर्णय पर अटल रहे। शिक्षा का यह क्रम 12 वर्षों तक चला। बीच में एक समय ऐसा भी आया जब
मोदू खान 6 महीने के लिए लखनऊ से बाहर चले गए थे। उन दिनों शिक्षा के टूटते क्रम और गुरु विक्षोभ से राम सहाय बहुत दुखी थे। अतः मोदू खान की पत्नी ने उन्हें इन 6 महीनों में 500 पंजाबी गद्यों की शिक्षा दी, जिसे उन्होंने अपने पिता से सीखा था। सादत अली खान सन 1814 के देहावसान के बाद जब अवध की गद्दी पर नवाब गाजी उद्दीन हैदर आसीन हुए, तब नवाब बनने के 5 वर्ष बाद लखनऊ में 7 दिनों का एक भव्य संगीत समारोह सन 1819 में आयोजित हुआ था, जिसमें अविभाजित भारत के सभी बड़े कलाकारों ने भाग लिया। इस समारोह में 7 दिन पंडित राम सहाय का चमत्कारी तबला वादन हुआ। पंडित राम सहाय का चमत्कारी वादन सुनने के बाद उपस्थित सभी तबला वादकों ने एक स्वर से उनकी महानता को स्वीकारते हुए उन्हें युग का सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना और उनकी भुजा पूंजी। अलग अलग घराने के कलाकारों ने अपने अपने घरानों की दुर्लभ बंदिशें उन्हें उपहार स्वरूप दी, तो नवाब ने बहुमूल्य उपहारों से लाद दिया उन्हें। यही एक बहुत बड़ा सांगीतिक अन्याय भी हुआ। मुसलमान कलाकारों और बिरादरी की दबाव में आकर उस्ताद मोदू खान ने गुरु दक्षिणा में अपनी समस्त विद्या इनसे वापस मांग ली। उन्होंने पंडित राम सहाय से वचन लिया कि वह ना तो उनके द्वारा सिखाए गए बोलों का कभी वादन करेंगे और ना तो किसी अन्य को सिखाएंगे। पंडित राम सहाय के पास गुरु की आज्ञा के आगे सिर झुकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बनारस वापसी पर कुछ दिनों तक पंडित राम सहाय अन्य मनस्क रहे, लेकिन बाद में उनके सृजनशील मस्तिष्क ने करवटें लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गंभीरता से सोचा तो पाया कि उनके पास मोदू खान की शिक्षा के अलावा भी काफ़ी कुछ है। आखिर उनसे सीखने के पूर्व भी तो वह तबला बजाते थे। उनके पास दूसरे घरानों के उस्तादों द्वारा प्रदत्त दुर्लभ बंदिशें भी तो हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वह है उनका सृजनशील मस्तिष्क। यहीं से उन्होंने तबला को एक नया रूप, नई शक्ल और नई दिशा देने का कार्य आरंभ किया। फलस्वरूप नींव पड़ी बनारस बाज की। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बनारस घराना। ओके, तबले पर 5 उंगलियों का प्रयोग था। धा, ता और ना जैसे वर्णों के निकास हेतु चांटी के साथ साथ लव का भी प्रयोग। खुले और जोरदार अंग से वादन की विधि। अन्य घरानों के वादक जहां तबला का मूल ताशे और नक्कारे में देखते हैं, वहां पखावज की भूमिका की तलाश और स्याही की भूमिका को महत्व देना, पर्णों, छंदों, पड़ार और देवी देवताओं पर आधारित स्तुति तथा कवित्व पर्णों की प्रस्तुति और महत्वपूर्ण बोलों को पहले ताल देकर बोलना फिर बजाना वे विशेषताएं हैं जिन्हें बनारस घराना ने आविष्कृत किया। इस तपस्वी कलाकार के पास कई दुर्लभ रचनाएं थीं, जैसे सिद्धिपर्ण, गजपर्ण, कृष्णपर्ण, पावसपर्ण, रासलीला पर्ण, हनुमानपर्ण, कालीपर्ण, दुर्गापर्ण आदि। समापर्ण के सम पर समाप्त होते ही सामने रखा नारियल अपने आप 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता था। गजपर्ण के वादन से पागल हाथी को वश में किया जा सकता था, और सुलभ का टुकड़ा ऐसा था जिसकी लय दुनिया की किसी भी लय से नहीं मिलती थी। बनारस घराने के वादक अन्य घरानों की तरह पेशकार से एकल वादन का आरंभ न करके उठान से करते थे। साथियों, ये मैं प्राचीन समय की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात जो चल रही है ये 200 साल पहले की ही बात है। समझ रहे बात? नारियल टूट जाता था, पागल हाथी वश में हो जाता था। आप समझिए कि कितनी ताकत है। अगर आज भी संगीत सही से कोई सीखा है तो बहुत ज़्यादा ताकत है उसमें। बनारस बाज की स्थापना करते समय पंडित राम सहाय ने कहा था कि यह चतुर्मुखी तबला है और इसका वादक किसी भी विधा की कुशल संगति में सक्षम होगा, साथ ही एकल वादन में भी दक्ष होगा। उनका यह कथन उनके जीवन काल में ही सच साबित हो गया। इन्होंने इस स्वनिर्मित बाज की शिक्षा 7 शिष्यों पंडित राम शरण मिश्र, पंडित प्रताप महाराज, पंडित भगत जी, पंडित बैजू जी और पंडित यदुनंदन जी को दी। अपने छोटे भाई पंडित जानकी सहाय का नृत्य छुड़ाकर इन्होंने उन्हें भी तबला सिखाया। जीवन के अंतिम दिनों में अपने भतीजे पंडित भैरव सहाय को अपना
अंतिम शिष्य बनाया इन्होंने। पंडित राम सहाय ने बनारस बाज नामक तबला विषयक एक ग्रंथ की भी रचना की थी। क्या नाम है, सुन लेना अच्छे से। बनारस बाज नामक तबला विषयक एक ग्रंथ की भी रचना की थी, किंतु घर में आग लग जाने से यह ग्रंथ नष्ट हो गया। पंडित राम सहाय जी आजीवन अविवाहित रहे, अतः उनकी परंपरा उनके शिष्यों और उनके अनुज पंडित जानकी सहाय के पुत्रों द्वारा चली। जब से तबले का इतिहास मिलता है, तब से हर 40 या 50 या 60 वर्षों के अंतराल पर एक नए घराने की नींव पड़ने का गवाह संगीत का इतिहास है। किंतु पंडित राम सहाय ने बनारस बाज के नाम से तबले को जो बहुरंगी स्वरूप, विस्तार और पूर्णता दी, उसके बाद तबले से फिर किसी घराने के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ी। तबले की इस विशिष्ट बाज का जनक, इस महत्वपूर्ण घराने का प्रवर्तक, यह महान नाद योगी मात्र 46 वर्ष की आयु में अपने अनुयायियों का भरा पूरा परिवार छोड़कर नाद ब्रह्म में लीन हो गया था। तो सोचिए आप कि मात्र 46 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर पाना, इतना बड़ा बड़ा काम कर पाना कितनी बड़ी बात रही होगी, कितने ज़्यादा ये वर्सटाइल थे, कितने ज़्यादा ये गुणी थे। आप इससे ही इनकी बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए, ये जीवन परिचय था पंडित राम सहाय जी मिश्र का। अब हम ख्याल के घराने कर रहे थे, इसके पहले हम ध्रुपद के घराने पूरा कर चुके हैं, तबला का घराना पूरा कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और अगर मैं ख्याल के घराने की बात करूं तो इसके पहले हम दिल्ली घराना कर चुके हैं। आज हम करेंगे आगरा घराना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा घराने के कलाकार अपना संबंध 15वीं शताब्दी के गोपाल नायक से जोड़ते हुए अपनी परंपरा को प्राचीनतम मानते हैं। गोपाल नायक के शिष्य अलखदास ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कौन बढ़ाया था? अलखदास ने। हिंदू धर्म के अनुयायी अलखदास और मलुकदास थे, जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इन्हें ही आगरा घराने के प्रारंभिक कलाकार पुकारा जाता है। अन्य अनेक घरानों की तरह ही यह घराना भी ध्रुपद व धमार की परंपरा से ही विकसित हुआ है। संगीत जगत में पहचाने जाने वाला प्रसिद्ध नाम हाजी सुजान खान जी अलखदास के पुत्र थे, अतः यह घराना विद्वानानुसार अकबर काल के हाजी सुजान खान से प्रारंभ हुआ माना जाता है। इस घराने में ख्याल गायकी का आरंभ सुजान खान साहब के पड़पोते घग्गे खुदा बख्श द्वारा हुआ। विशेषता ऐसा कहा जाता है कि खुदा बख्श साहब की आवाज़ बैठी होने के कारण इन्हें घग्गे खुदा बख्श कहा जाने लगा, जो आगरा घराने के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। तो आगरा घराने के अन्वेषक के रूप में कौन जाने जाते हैं? घग्गे खुदा बख्श। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर रमण लाल मेहता के अनुसार आगरा घराना मुख्यतः 7 उस्तादों द्वारा गतिशील रहा है, जैसे घग्गे खुदा बख्श, शेर खान, फैयाज खान, विलायत हुसैन खान। श्री VR देवधर भी इस मत से पूर्णतः सहमत हैं। अगर इस घराने की हम विशेषता की बात करें तो आगरा घराने की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें नोम तोम में आलाप किया जाता है, बंदिशदार चीज़ों का गायन किया जाता है। इसमें ख्याल शैली के अंतर्गत ध्रुपद अंग का प्राबल्य होने के कारण यह ध्रुपदांग ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। लयकारी का प्रवाह नियमित रूप से होता है। खुली और बुलंद आवाज की गायकी इसकी विशिष्ट पहचान है। अर्थ के अनुरूप भाव की अभिव्यक्ति करना इसकी मुख्य विशेषता है। इस घराने की बोलतान इतनी आकर्षक व प्रभावी होती है कि दूसरे घराने के गायक शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। इस गायकी में सरलता के साथ साथ संयमता की भावना का भी पूर्ण संतुलन बना रहता है। विलायत हुसैन खान ने कहा कि नत्थन खान ने एक निराला ढंग आरंभ किया। वह था अति विलंबित लय रखकर उसमें चौगुन, अठगुन व आड़ी लय में फिरत करके बधी हुई तानों व बोल तानों को लेना। लयकारी के साथ ही बोल अंग का विस्तार और बोलों के साथ पलटों की बढ़त तथा ताल के विभिन्न खंडों से तान की उपज शुरू करना आगरा घराने की प्रमुख विशेषता है। अगर हम इस घराने के प्रमुख कलाकार की बात करें तो आगरा घराने की गायकी को प्रचारित व प्रसारित करने का श्रेय घग्गे खुदा बख्श को जाता है। आगरा घराने के सर्वश्रेष्ठ गायकों की श्रृंखला में ये नाम उल्लिखित हैं: नत्थन खान, अली बख्श, फतेह अली खान, अल्लादिया खान, इनायत हुसैन खान, उमराव खान, नज़ीर खान, जहूर खान, रहमत खान, मल्लिकार्जुन मंसूर, गंगूबाई कुर्डीकर, जयपुर की बीबोबाई, फिरदौसी बाई, गफूर खान, विलायत हुसैन खान आदि। तो साथियों, ये था हमारा
आपका जो आगरा घराना है। उपसंहार का मतलब होता है निष्कर्ष। इसको भी देखते हैं। आगरा घराना मूलतः ध्रुपद तथा धमार गायकों का रहा, इसलिए इसके ख्याल गायन पर भी ध्रुपद धमार की नोम तोम और लयकारी को स्पष्ट प्रभाव से देखा जा सकता है। इस घराने की विशेषता लयकारी के साथ ही बोल अंग के विस्तार में है। इस घराने के गायकों ने खुली आवाज में दमदार व गमक युक्त तानों का प्रयोग किया। ऐसा माना जाता है कि आगरा गायकी में ताने सदा बंदिश व राग स्वरूप के अनुसार बनती हैं। इस घराने में गायकों के स्वरों का लगाव गहरा और बुलंद होता है। साथियों, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको कि मैंने एक नया स्टार्ट किया है रील डालना, ये क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो डालना स्टार्ट किया है, जिसमें क्या है कि मैं आपको ना एकदम जैसे मान लीजिए कि अभी राग का मैं डालना स्टार्ट किया हूँ तो थर्ड वाइज सारी रागें मैं उसी तरह दे दूंगा। ये बेसिकली क्या है कि मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप लेटे हो, घर में कुछ कर रहे हो, तो मोबाइल खोल के आप उसको आराम से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एक क्विक रिवीजन का वो काम करेगा। अच्छा, अगर मैं घराने की बात करूँ, जैसे तबला के घराने थे या आपका जो है ध्रुपद के घराने थे, उसमें सारी चीज़ें याद करना बड़ा कठिन है। मतलब इतने नाम हैं, सारे नाम तो इम्पॉर्टेंट होते भी नहीं हैं, बट मैं आपको कंटेंट की कमी ना हो इसकी वजह से वो सारे नाम दे देता हूँ। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आने वाले समय में प्रॉपर एक तरीके से, मतलब जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीका होगा, अपने से अभी आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बाद में मैं आपका करवाऊँगा। वंश परंपरा क्या थी उनका, ठीक है, वंशावली क्या था, उनकी शिष्य कौन कौन से थे, किस घराने में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें भी रील के फॉर्म में या शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप रिवीजन का टेंशन मत लेना, और अभी तो आप इसको आराम से एंजॉय ही कर रहे हैं, पढ़ाई धीरे धीरे पढ़िए, बहुत समय है, बट हाँ पढ़िए, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा, 2 दिन में एक क्लास होती है म्यूजिक की, कंटेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है, आराम आराम से आप पढ़ते जाइए, चीज़ों को मन करे रिवीजन भी करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो आपका म्यूजिकल फॉर्म्स था ना, ये तराना, त्रिवट, चतुरंग, ये सब ध्रुपद, धमार, सादरा, तो सारे तो हो गए हैं, 3 ही रिमेनिंग है जिसको आज मैं कराऊंगा, और इसके बाद एक बात और बताऊंगा आपको। चलिए पहले इसको खत्म करते हैं। तराना। तराना शब्द पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हिंदुस्तानी संगीत की विशेषताओं का पता चलता है। तराना का संबंध स्वर और वर्ण दोनों से होता है। इस दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि तराना शब्द हिंदी या संस्कृत का नहीं वरन फारसी का शब्द है। ये आज जो तीनों फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन आना एकदम तय है, तो आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। तराना की उत्पत्ति की बात करूं तो विद्वानों के मतानुसार तराना शब्द की उत्पत्ति तरुन्नम शब्द से हुई है। तरुणम अरबी भाषा का शब्द है। ओके, कहाँ का शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ स्वर, माधुर्य, खुश आवाज आदि है। जब कोई कवि अपनी रचना को गाता है तो वह एक विशेष प्रकार की धुन का प्रयोग करता है। उसी धुन को लोग तरुणम कहते हैं। तराने के आविष्कारक के विषय में कई मत हैं। कुछ लोग तराने का आविष्कारक अमीर खुसरो को मानते हैं। मारिफुन गमात के रचयिता नवाब अली के अनुसार यह तर्ज तराना दिल्ली घराने के अमीर खुसरो का आविष्कार किया हुआ है। श्रीपद बंध्योपाध्याय के अनुसार तराना लोकप्रिय गायन का एक प्रकार है, जिसमें अर्थहीन शब्द जैसे ता, ना, दानी आदि के प्रयोग से तराना शैली बनी है। तराना एक प्रकार की आधुनिक गायन शैली में गीत का प्रकार है। इसका निर्माण निरर्थक वर्णों से होता है। यह द्रुत लय में गाई जाने वाली गायन शैली है। किस लय में गाई जाती है? द्रुत लय में। स्वर, ताल, अवनद्य वाद्यों के पाठ तथा तेन अंगों से बनी हुई रचना जो द्रुत लय में गाई जाती है वह तराना नाम से पुकारी जाती है। इसमें लय का महत्व अधिक होता है क्योंकि इसके बोलों का आधार तीव्र गति पर निर्भर माना जाता है। इसमें अर्थहीन बोलों को कहने व गाने हेतु अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वर्ण की वैचित्र्यता चमत्कारिक रूप से परिलक्षित होती है। इसकी रचना 3 ताल, 1 ताल, झप ताल तथा आड़ा, चौताल आदि तालों में की जाती है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा म्यूजिकल फॉर्म में कौन सा ताल यूज होता है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। दक्षिण भारतीय संगीत में इसे तिल्लाना नाम के से जानते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि तराना को तिल्लाना बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय संगीत में। वास्तव में हिंदू व मुस्लिम
संस्कृति के समय हुए संसर्ग से जिन गायन शैलियों का निर्माण हुआ था, यह भी उन्हीं में से एक मानी जाती है। अगर हम तराना की विशेषता की बात करें तो देखते हैं, गायक तराना बहुधा बड़े और छोटे ख्याल के बाद गाते हैं। प्रायः ख्याल गायन के पश्चात तराना गाना प्रारंभ कर देते थे, जो मन को रंजित करने वाला प्रतीत होता था। इस गायकी को प्राचीन ओम तत् सत आदि स्तुति मूलक शब्दों का विकृत रूप कहा गया है। वर्तमान काल में ये तराने के नाम से जानी जाती हैं, परंतु प्राचीन काल में इस गायन शैली के प्रकार को स्तोम अक्षर अथवा शुष्क अक्षर के नाम से पुकारा जाता था। इनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता, परंतु इन्हें ओंकार के समान माना जाता है। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की अधिक प्रधानता होती है। तरानों की प्रसिद्धता के परिणाम स्वरूप बहादुर हुसैन खान, तानरस खान तथा नत्थू खान आदि के तराने प्रसिद्ध हैं। तराने की गीत के स्थान पर इस प्रकार के निरर्थक वर्ण होते हैं, जैसे ओद, नीम, तोम, दोम, त, न, नम, न, तदानी, नोम, ओदानी, ना, ता, ना, दिर आदि ऐसे वर्ण यूज होते हैं, राइट। इस प्रकार गीतियों द्वारा पेचीदा स्वर संचारों को चमत्कारिक ढंग से गूंथ कर गाना, वो भी द्रुत लय में, तराना कहलाता है। अतः ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों को स्तुति मूलक स्वरों का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने इसको विभक्त या विकृत करके गाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस गायन शैली का जन्म हुआ। ओके साथियों, अब हम बात करेंगे त्रिवट की। देखिए, तराना, त्रिवट और चतुरंग ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बड़े ही केयरफुली पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जब किसी तराने में मृदंग के बोलों का प्रयोग किया जाता है तो उस विशिष्ट गायन शैली को त्रिवट के नाम से बुलाया जाता है। अब देखो, त्रिवट में क्या होता है, मृदंग के बोल यूज होते हैं। यह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शास्त्रीय गान के मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली एक गायन शैली है। त्रिवट की उत्पत्ति की अगर बात करें तो प्राचीन काल में आली क्रम प्रबंध के एक केवाड़ नामक प्रबंध से इस गायन शैली त्रिवट की उत्पत्ति मानी जाती है। दक्षिण में त्रिवट को एक अन्य नाम चोल्लू केटू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, चोल्लू केटू के नाम से पुकारा जाता है। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि मृदंग, तबला आदि शैलियों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप हुआ है तथा त्रिवट रचनाएं गुणीजनों द्वारा रची गई हैं। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो त्रिवट शैली में तराना के समान ही सामान्यतः इसे भी द्रुत लय में गाए जाने का प्रचलन है। गायक द्वारा मृदंग अथवा पखावज के बोल जिस प्रकार विभिन्न लयों में गाए जाते हैं, वैसे ही बोल उसी लय में मृदंग अथवा पखावज वादक द्वारा बजाए जाते हैं। इस प्रकार मृदंग के साथ गाए जाने पर अद्भुत रस का सृजन होता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से स्वर व लय प्रधान मानी जाती है। प्रबंध की दृष्टि से त्रिवट शैली केवल पाठदारों का स्वर व ताल प्रयोग की जाती है, अतः इसमें पाठ नामक अंग का और परोक्ष रूप में स्वर व ताल नामक अंगों की गणना भी की जा सकती है। त्रिवट में कविता नहीं होती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप कि त्रिवट में कविता नहीं होती है, ओके। अपितु तराने के बोलों को ही मृदंग या पखावज की सहायता से छंदोबद्ध करके स्वर और ताल के साथ गाया जाता है। अब हम बात करेंगे चतुरंग की। यह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शास्त्रीय गान के मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली एक शैली है। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें 4 अंगों का सम्मिश्रण है, अतः यह 4 अंगों के सहयोग से निर्मित गायन शैली है। चतुरंग को मुख्य रूप से ख्याल अंग के साथ गाया जाता है, परंतु इसमें ख्याल की अपेक्षा तानों का प्रयोग कम या अल्प किया जाता है। अगर चतुरंग की उत्पत्ति की बात की जाए तो चतुरंग की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सरगम पुस्तक के लेख में बताया गया है कि संभवतः 3 प्रकार की शैलियां एक ही बंदिश में बांधकर शिष्यों को बताने के लिए ही संगीत पंडिता ने चतुरंग का आविष्कार किया। चतुरंग के आविष्कारिक काल को मतंग काल से उत्पन्न माना जाता है, अर्थात मतंग काल से इसका प्रचलन आरंभ हुआ है, ऐसा माना जाता है। अतः चतुरंग शैली मतंग मुनि के
काल से चली आ रही है। क्रमिक पुस्तक मालिका के तीसरे भाग में राग देश में चतुरंग गीत प्रकार दिया गया है, जिसकी रचना बंदिश के 3 घटकों में हुई। चतुरंग के 4 अंग कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। चतुरंग में 4 अंग होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह चतुरंग के नाम से जाना जाता है। इसमें सर्वप्रथम पद, तराने के बोल, सरगम और अंत में तबला या मृदंग के पाठ अथवा किसी अन्य भाषा के शब्द रहते हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। प्रथम अंग, इसमें गीत अथवा कविता के शब्द होते हैं। तो देखिएगा, आपका जो इसके पहले मैं आपको बताया कि त्रिवट के बारे में बताया ना, तो त्रिवट में जो है कविता के बोल नहीं होते थे, लेकिन चतुरंग में कविता के बोल होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा अंग यह तराना कहलाता है, इसमें तराने के बोलों का गायन किया जाता है। तीसरा अंग यह सरगम कहलाता है, इसमें विशिष्ट राग की सरगम गाई जाती है। चौथा अंग यह मृदंग व पखावज का होता है, इसमें मृदंग व पखावज के बोलों की छोटी सी परन का गायन किया जाता है। साथियों, अब इसकी हम विशेषता की बात करेंगे। चतुरंग की अगर विशेषता की बात करें तो यह द्रुत लय प्रधान गायन शैली है, द्रुत लय में गाई जाती है। इसमें छोटे छोटे आलाप, बोल आलाप तथा बहलावे होते हैं। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष का अधिक महत्व होता है। यह अधिकतर चंचल प्रकृति के रागों में ही गाई जाती है। तो साथियों, अगर मैं बात करूं म्यूजिकल फॉर्म्स की, तो ये आपका यूनिट आज समाप्त होता है। अब अगर मैं बात करूं कि अब इसमें जो, चूंकि सिलेबस में ना काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे नोटेशन लिखने हैं, ओके, लयकारी लिखनी है, बैठक लिखनी है, ओके, तो ये सब क्या है, बेसिकली ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। आपके सिलेबस में जरूर लिखा गया है, लेकिन ये प्रैक्टिकल का विषय है। लेकिन इस यूनिट से भी रिलेटेड मैं आपको ये जो क्वेश्चंस हैं लयकारी वगैरह से, ठीक है, नोटेशन वगैरह से हैं, तो ये अब यूनिट ख़त्म हो चुकी है। बट मैं आपको एक एग्ज़ाम में तो कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अच्छी तैयारी के लिए आपको जब मास्टर क्लास रखूँगा या सेपरेटली कुछ ऐसा रखूँगा, तो मैं इन सब के क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना कि यार बाकी चीज़ें लिखी हैं वो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्रुति कल मैं बताया था आपको काफ़ी हद तक, लेकिन श्रुति में क्या था कि कुछ चीज़ें ना रिमेनिंग थी और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आज मैं श्रुति कवर करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल के विद्वानों ने प्रत्येक स्वर पहली तथा प्राचीन व मध्यकालीन विद्वानों ने आखिरी श्रुति पर स्थापित किया है, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल व मध्यकाल की श्रुति स्वर व्यवस्था क्या थी। तो प्राचीन और मध्यकाल की में क्या था कि आखिरी श्रुति पर स्थापित करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सा रे गा मा, सा चौथे पे चौथी श्रुति पर, रे 7वें पर, गा 9वें पर, मा 13वें पर, पा 17वें पर, धा 20वें पर और नी 22वें पर स्थापित हुए थे। लेकिन अगर मैं आधुनिक काल की श्रुति स्वर व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पे क्या था कि सा पहली श्रुति पे, रे 5वीं, गा 8वीं, मा 10वीं, पा 14वीं, धा 18वीं, नी 21वीं पे, ओके। अब साथियों, ये आपको याद करना बड़ा ज़रूरी है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ओके। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको याद करें कैसे। तो याद कैसे करें समझिएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला जो है श्रुति स्वर व्यवस्था 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22, ये तो जुबान पे होनी ही चाहिए, और अगर नहीं है तो आपकी तैयारी बहुत ख़राब चल रही है फिर, ठीक है। जैसे सा की 4 श्रुति, ठीक है, रे की 3, अब वो मैं लास्ट क्लास में समझा दिया था। इसको याद करने का तरीका क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि आधुनिक काल के विद्वानों ने प्रत्येक स्वर पहली श्रुति पर स्थापित किया था। ये इंफॉर्मेशन आपको है, ये आपको पता है, ओके। तो करोगे कैसे? प्राचीन और मध्यकालीन श्रुति स्वर व्यवस्था आपको याद ही है। अब क्या करना है पता है आपको? सा रे गा मा पा धा नी ऐसे ही लिख देना है नॉर्मल। उसके बाद सा को पहली श्रुति पर बैठा दो, जैसे यहाँ पर सा पहले पे है। उसके बाद क्या करना है देखो, 4 से 5 एक बढ़ा, 7 से 8, 9 से 10, 13 से 14, 17 से 18, 20 से 21। साथियों, मैं संगीत में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, मेरा रीजनिंग मुझे पसंद है पढ़ना, लेकिन म्यूज़िक भी पसंद है, तो मैंने ऐसे ही ट्रिक से याद की है चीज़ों को।
ठीक है, तब आप भी याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल थोड़ी है, अपने को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपसे सवाल ये पूछा कि आधुनिक काल की श्रुति स्वर व्यवस्था में पा कौन सी श्रुति पर स्थापित है, तब तो आप अटक जाओगे। बात समझ रहे हो? अगर आपको नहीं आती चीजें तो आप अटक जाओगे भैया। कैसे? आप ये वाला याद ही नहीं करना है ना, आधुनिक वाला आपको याद ही नहीं करना है, आपको बस इसी से काम चला लेना है। पा का पूछ लिया श्रुति, क्या करोगे? सीधे ये वाला लिख लोगे, सारे गामा पा धा नी, या ऐसे 4 7 9 13 17 20 22 आराम से लिखोगे। उसके बाद उसके नीचे फिर से लिखोगे, सा लिखोगे, सारे गा मा पा, ऊपर क्या लिखे हो 4 7 9 13 17 ऐसे करके लिख लिए हो। इसको पहले पे स्थापित किया, ये 5वें पर आ गया, ये 8वें पर आ गया, ये 10वें पर आ गया, पा कितने पे आ गया? 14वें पे आ गया। बात समझ आ गई कि आपको नया आधुनिक वाला याद नहीं करना है, आपको प्राचीन वाला ही याद करना है, उससे ही काम बन जाएगा। ओके, आई होप कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा, आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है कई एग्जाम में, इसलिए मैं आपको इस पर समय लेके बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ तो षडज तथा मध्यम ग्राम के पंचम के अंतर को भरत ने प्रमाण श्रुति कहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि षडज तथा मध्यम ग्राम के पंचम के अंतर को भरत ने क्या बोला था? तो प्रमाण श्रुति बोला था। षडज ग्राम का पंचम 17वीं तथा मध्यम ग्राम का पंचम 16वीं श्रुति पर स्थापित है। मैं आपको पहले ये चीज बता चुका हूं। ओके, तो 17 - 16 जब करेंगे तो 1, तो दोनों ग्रामों में एक श्रुति का अंतर है, अर्थात प्रमाण श्रुति का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। राइट, एक सप्तक में 22 से अधिक श्रुतियों की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए भरत आदि विद्वानों ने सारणा की प्रक्रिया की। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक सप्तक में जो है 22 से ज़्यादा श्रुति नहीं होती हैं। ठीक है साथियों, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोहल ने कितनी श्रुति मानी थी? कोहल ने 66। ये पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन में मत रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि भरत ने चल तथा ध्रुव वीणा पर सारणा की प्रक्रिया की थी। भरत को पहली सारणा में ना कोई स्वर प्राप्त हुआ था और ना ही कोई श्रुति प्राप्त हुई थी। दूसरी सारणा में 2 स्वर तथा 4 श्रुतियां उनको मिली थी। भरत को तीसरी सारणा में 2 स्वर तथा 6 श्रुतियां मिली थी। भरत को चौथी सारणा में 3 स्वर तथा 12 श्रुतियां मिली थी। अब इसको जरा सा समझिएगा, इतनी बात को, कि पहले में जो है उनको कोई स्वर उनको नहीं प्राप्त हुआ था और ना ही कोई श्रुति प्राप्त हुई थी। तो पहले में क्या हुआ था? 0 0 था। ठीक है, दूसरे में क्या था कि उनको 2 स्वर और 4 श्रुति मिली थी। तो ये स्वर वाला कॉलम है और ये श्रुति है। दूसरे में 2 स्वर और 4 श्रुति मिली थी। तीसरे में देखिए आप कि 2 स्वर और उनको 6 श्रुति मिली थी। कितनी? 6। अच्छा, और चौथे में क्या हुआ था कि 3 स्वर मिला था और 12 श्रुति उनको मिली थी। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल उनको कितने स्वर मिले थे? 3 2 5 2 7 स्वर मिले थे और 22 ये श्रुतियाँ उनको मिली थी। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि उनको 22 श्रुतियाँ मिली थी और टोटल 7 स्वर मिले थे। अच्छा, ये जो दूसरी सारणा में ये जो उनको श्रुतियाँ मिली थी ना, ये दूसरी 2 स्वर तथा 4 श्रुतियाँ मिली थी तो ये कितने की थी? द्विश्रुतिक थी। ठीक है, और ये 2 में 6 मिली थी, त्रिश्रुतिक थी। और ये 3 स्वर तथा 12 श्रुतियाँ जो मिली थी चौथे वाले में, ये चतुश्रुतिक थी। ठीक है तो आई होप कि आप बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। भरत ने प्रत्येक सारणा में तार को एक श्रुति ही नीचे या अपकर्ष किया। कितनी श्रुति नीचे उतारे थे वो? प्रत्येक सारणा में एक श्रुति ही नीचे उतारे थे। इस बात को आप अच्छे से समझेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भरत ने सारणा प्रक्रिया के लिए वीणा पर 7 तंत्रियां, कितने तारे बांधे थे? ये 7 तारे बांधे थे। पंडित शारंगदेव ने सारणा प्रक्रिया के लिए 2 एक जैसी वीणाएं प्रयोग की तथा उन पर 22 श्रुतियों के लिए 22 तार बांधे थे। सारणा क्रिया में श्रुति सदा एक जैसी नहीं उतरती है। पहली सारणा में छोटी को प्रमाण बोलते हैं, दूसरी में बड़ी महती
तथा तीसरी में मध्यम उपमहती। इन सब का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, होती हैं। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति ने सारणा प्रक्रिया उनके द्वारा आविष्कृत श्रुति दर्पण नामक वाद्य पर की थी। तो इनका किसका, कैलाश चंद्र देव बृहस्पति का जो उनका वाद्य था, क्या नाम था उसका, श्रुति दर्पण था, ठीक है। और श्रुति दर्पण पर ही वो क्या किए थे अपनी सारणा प्रक्रिया किए थे। आचार्य बृहस्पति ने श्रुतियों के अंतर को असमान सिद्ध किया है। श्रुति दर्पण वीणा 5 तंत्रियों से युक्त वीणा थी। कितनी तंत्री थी श्रुति दर्पण में? 5। आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति को गा अंतर के समान रखा। ओके, आचार्य बृहस्पति ने का अंतर सबसे बड़ा, खा अंतर उससे छोटा तथा गा अंतर सबसे छोटा माना था। साथियों, ये सारी बातें ना आप बड़े ध्यान से समझेंगे और आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आचार्य बृहस्पति के अनुसार 7 स्वरों की श्रुतियां देखिए। षड्ज की 4 होती हैं, ऋषभ की 3, गांधार की 2, मध्यम की 4, पंचम की 4, धैवत की 3 और निषाद की 2, ठीक है। तो अब ये सबका नाम लिखे हैं उसी हिसाब से, ठीक है। तो गा, का, खा, गा, षड्ज की, ऋषभ की, का, खा, गा, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था आपका, इंपॉर्टेंट एक बार फिर से देख लो कि का को सबसे बड़ा माने थे, खा उससे छोटा था और गा सबसे छोटा था। बस ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और प्रमाण श्रुति का नाम वो जो दिए थे वो गांतर के समान था, ये बात आपको इंपॉर्टेंट समझनी है। श्रुति दर्पण उनके इंस्ट्रूमेंट का नाम था, ओके, और उसी पर वो सारणा प्रक्रिया किए थे। ये सारी बातें आपको जानना बड़ा जरूरी है, समझेंगे आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने प्रमाण श्रुति को कोमा नाम दिया था। क्या नाम दिए थे ये? कोमा, ठीक है। अच्छा जी, ओंकार नाथ ठाकुर ने 22 श्रुतियों में 3 प्रकार के श्रुत्यांतर माने हैं। कोमा का, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसका आपको पता होना चाहिए। कोमा का वो जो माने थे, कोमा का, ठीक है, 81/80 सबसे छोटा कोमा था। अच्छा, अब अभी यहां पे आपने क्या पढ़ा कि प्रमाण श्रुति को क्या नाम दिया था ओंकार नाथ ठाकुर जी ने? कोमा नाम दिया था। बहुत ध्यान से बातों को आप समझेंगे। कौन प्रमाण श्रुति को क्या नाम दिया था? प्रमाण श्रुति को, ये आपको पता होना चाहिए। लघु को क्या नाम दिया था? मध्यम, 25/24 उसका था, ठीक है, श्रुत्यांतर। लीमा का कितना था? 256/243, ये सबसे बड़ा माना था। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की श्रुतियां देखिए। अब फिर वही बात, 4 3 2 4 4, ठीक है। षड्ज की कोमा, लघु, लीमा, कोमा, उसी ऑर्डर में है तो बेसिकली, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको आराम से, सब लिखा ही है। धैवत में 3 था, धा में 3 और निषाद में 2 था। ओके साथियों, तो आई होप कि आपको चीजें बढ़िया से समझ आ रही होंगी। बहुत ज्यादा इसमें कुछ समझाने जैसी चीज नहीं है, ये सब आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। अच्छे से पढ़िएगा, खूब मस्त नंबर लेकर आइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पाश्चात्य स्वर सप्तक आंदोलन संख्या पर आधारित थी, अगर पाश्चात्य की बात करें हम, तो पाश्चात्य स्वर सप्तक जो है आंदोलन संख्या पर आधारित थी। ओके, पाश्चात्य संगीत के स्वरों का पारस्परिक अंतर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। अगर मैं मेजर की बात करूं तो 9/8 होता है और ये चतुश्रुतिक होता है। माइनर की बात करूं, ठीक है, तो 10/9 होता है और ये क्या होता है? त्रिश्रुतिक होता है। सेमी की बात करूं तो 16/15 होता है और ये द्विश्रुतिक होता है। ओके साथियों, अब अगर आगे बात करूं तो पंडित भातखंडे ने सभी श्रुतियों के बीच का अंतर समान माना है। भातखंडे ने प्रत्येक स्वर को पहली श्रुति पर स्थापित किया है, पहली श्रुति पर। ओके, पंडित भातखंडे से पहले के सभी विद्वानों ने प्रत्येक स्वर को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। इसका मतलब प्राचीन काल और मध्यकाल की बात हो रही है और भातखंडे जी की बात हो रही है, तो आधुनिक काल की बात हो रही है। आई होप कि आप चीजों को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि भारतीय संगीत में मुख्य 4 श्रुत्यांतर संवाद माने गए हैं, भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अच्छे से इसको समझना। सट श्रुत्यंतर संवाद, सा गा का इसमें भाव होता है। किसका भाव होता है? सा और गा का इसमें भाव होता है। सप्त में सा और गा का भाव होता है, इसमें भी। सट में और सप्त में सा गा का भाव होता है। नौवें की अगर मैं बात करूं तो सा और मा का भाव होता है, ठीक है। और अगर त्रयोदश श्रुत्यंतर की बात करूं, संवाद की बात करूं, तो सा और पा का इसमें भाव होता है। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहां पर समझेंगे कि शारंग देव ने 8 तथा 12
श्रुत्यंतर संवाद माने हैं। तो ये सवाल बना हुआ सवाल है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, जब भी मैं कभी ये बोलूं कि आया हुआ क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रिपीट होता है अलग अलग। अब एनवीएस का क्वेश्चन DSSB में रिपीट होगा, ठीक है, चंडीगढ़ का रिपीट होगा, और आपका जो है उत्तराखंड का रिपीट होगा, BPSC का रिपीट होगा, समझ रहे हैं, UGC नेट का पेपर रिपीट होगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो रिपीट होकर ही। अच्छा, म्यूजिक बहुत ही कम है, ऐसा मत समझो कि म्यूजिक बहुत ज़्यादा है। एग्जाम के नज़रिए से मैं बात करूं, TGT लेवल की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है, तो जितनी है उसको ही बहुत ही परफेक्टली आप करेंगे। अगर मैं यूपी TGT की बात करूँ साथियों, ठीक है, यूपी TGT की 125 में से 124 नंबर कट ऑफ गया है। अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि म्यूजिक पढ़ने वाले कितने अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं। 125 में 124 नंबर कट ऑफ गया है, मतलब मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं, आप गलती तो कर ही नहीं सकते हैं, नहीं आप आउट ऑफ कंपटीशन हैं। तो इसीलिए मैं आपको ना सचेत करता रहता हूं कि आप अपनी तैयारी बढ़िया से करिए, नहीं तो आपसे आगे लोग निकल जाएंगे और आप बस वही कैजुअल अप्रोच लिए बैठे रहना। एग्रेसिव हो जाओ यार, नहीं सितंबर में एग्जाम हो रहा है, अक्टूबर में होगा, आज नहीं हो रहा है अगले साल होगा, जब होगा तब नौकरी लेंगे, इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संगीत में अगर हम बात करें तो त्रयोदश श्रुत्यंतर सा और पा बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है, और इसमें मतलब ये इंपॉर्टेंट कहाँ के लिए है, आपका भारतीय संगीत के लिए। कौन सा? त्रयोदश श्रुत्यंतर संवाद, सा और पा भाव इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें या ईरानी संगीत की बात करें तो यहाँ पर जो श्रुत्यंतर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सा और मा, ठीक है, सा और मा। नौ श्रुत्यंतर संवाद सबसे ज़्यादा प्रमुख माना गया है। तो साथियों, ये थी आज की क्लास आपकी। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, कंटेंट देखकर खुशी हुई होगी, और यार पढ़ाने का तरीका चाहे जितना चाहे जैसा हो, मेरा मेनली क्या मेरा उद्देश्य है कि आप तक एक बढ़िया तरीके से सीक्वेंस में चीज़ों को मैं प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आप सभी लोगों को परेशानी ना हो और आप अच्छे से एक जगह से ही सारे कंटेंट को लेकर। अब साथियों, ये जो मैं कंटेंट देता हूं आपको, कहीं ना कहीं से मैं भी आपको प्रोवाइड ही करवा रहा हूं। मैं कोई विद्वान तो हूं नहीं कि मैं खुद से लिखूंगा, लेकिन बात यह है कि आप क्लास लेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि किसी टॉपिक में मैं आपको कम चीज़ें करवाया हूं, तो सबसे पहले तो आप मुझसे ही बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अदरवाइज आपके पास बुक्स वगैरह होंगी, आप बुक खोलकर सेम टॉपिक पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या दिक्कत है। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वो मैं धुआंधार करवाऊंगा। पूरे सितंबर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, और जल्दी से हम इस सिलेबस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 यूनिट लगभग खत्म हो गई है, आने वाली 3-4 क्लास में 6 यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। 3 से 4 क्लास में आने वाली आपका 6 यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर नई फ्रेश 4 यूनिट बचेंगे, जिनको हम आराम से 7-8 क्लास में खत्म कर लेंगे। तो बड़ा अच्छा ही सिलेबस आपका चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें बढ़िया से हो रही हैं। और चलिए, अगर मैं बात करूं आगे, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट लेकिन कर दिया करो, इससे क्या है कि क्लास का आइडिया लग जाता है कि क्या था कैसे था। और अगर कोई भी कमी हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और आप इस पर भी ज्वाइन होइए। PDF वगैरह मैं वहीं पर भेजता हूँ, तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। पहले क्लास लीजिए, फिर रीड करिए, जैसा भी आपको उचित लगे। तो चलिए ठीक है साथियों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।